CDP, CDP दृष्टिबाधित बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? वैकल्पिक है कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एल्बम्स और प्रदर्शन वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? वैकल्पिक है कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एल्बम्स और प्रदर्शन है, वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर, भाषा से पाठ ABC। सहायक तकनीक दिव्यांग बच्चे का सार्थक समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें सीखने की सामग्री तक पहुँचने और शैक्षिक परिवेश में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद मिलती है। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए विशेष उपकरण और साधन विकसित किए जाते हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से पढ़ने, लिखने और संवाद करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। ब्रेल एल्बम्स और डिस्प्ले दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो डिजिटल पाठ को ब्रेल से बदलते हैं, जिसे स्पर्श के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। भाषण पहचान सॉफ्टवेयर जो भूले गए शब्दों को पाठ में बदलता है, उन्हें लोगों को लाभान्वित करता है जिन्हें कीबोर्ड या स्क्रीन देखने में कठिनाई होती है। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जैसे बड़े कुंजी कीबोर्ड या टच पैड दृष्टिबाधित बच्चे का भी समर्थन करते हैं, जिससे तकनीकी के साथ बातचीत अधिक सुलभ हो जाती है। हालांकि सांकेतिक भाषा का उपयोग मुख्य रूप से उन बच्चों से जुड़ा है जिन्हें श्रवण दोष है, न कि दृष्टि दोष। इस प्रकार वैकल्पिक इनपुट डिवाइस ब्रेल तकनीकी और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित बच्चे की ज़रूरत के अनुरूप है, जबकि सांकेतिक भाषा नहीं। ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों के समावेशन का समर्थन करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि निर्दिष्ट दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। से संबंधित मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों के समावेशन
का समर्थन करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) किसी व्यक्ति के संवाद करने, सामाजिक रूप से बातचीत करने और संवेदी इनपुट का अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करता है। एक समावेशी कक्षा में ऑटिज्म वाले छात्रों को संरक्षित वातावरण, पूर्ण उन्मुक्त दिनचर्या और स्पष्ट संचार से लाभ होता है। मूर्त, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का उपयोग करना ऑटिज्म वाले छात्रों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर अमूर्त भाषा, व्यंग्य और मुहावरे से जूझते हैं। सुसंगतता उन्हें निर्देशों और अपेक्षाओं को उचित रूप से संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। स्पष्ट संचार भ्रम और चिंता को कम करता है, जिससे वे कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल हो सकते हैं। दृष्टिकोण समझ और भागीदारी का समर्थन करता है, जबकि सुरक्षा और दिनचर्या की भावना को बढ़ावा देता है, जो उनके सीखने और व्यावहारिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक असंरचित सेटअप जिसे यादृच्छिक दिनचर्या होती है, ऑटिज्म वाले छात्रों को अभिभूत और भ्रमित कर सकती है, जिससे चिंता और वापसी हो सकती है। दृश्य समर्थन और संकेतों से बचाना सहायक उपकरणों को दूर ले जाता है, जिस पर ऑटिज्म वाले कई छात्र कार्यों या परिवर्तनों को समझने के लिए निर्भर करते हैं। अत्यधिक रंगों या सजावट के साथ एक अति उत्तेजक कक्षा बनाने से संवेदी अधिभार हो सकता है, जो या विघटनकारी व्यवहार को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए ऑटिज्म वाले छात्रों को समावेश का समर्थन करने के लिए मूर्त, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करने से सलाह दी जाती है। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्राधान्यता दें। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और रुचिपूर्ण बनाए रखें। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और रुचिपूर्ण बनाए रखें। प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे अक्सर उन्नत सोच, जिज्ञासा और मौलिकता का प्रदर्शन करते हैं, जो उन्हें अपने साथियों से अलग करते हैं। उनके विकास का समर्थन करने के लिए शिक्षकों को ऐसी रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो वे न केवल उनकी बुद्धि को चुनौती दे बल्कि उनकी प्रेरणा और भावनात्मक भलाई को भी बनाए रखे।
प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और रुचि रखने वाले रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे छात्र अक्सर नियमित कार्य या दोहराव वाले निर्देशों से ऊब जाते हैं। जब उचित रूप से चुनौती दी जाती है और उत्तेजित किया जाता है तो वह सक्रिय रूप से भाग लेने, गहरे विचारों का पालन कर पता लगाने और अपनी रचनात्मक व्यक्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। सगाई उनकी जिज्ञासा को बनाए रखने में मदद करती है, स्वनिर्देशित शिक्षा को बढ़ावा देती है और संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों विकास को बढ़ावा देती है। एक उत्तेजक वातावरण जो अन्वेषण और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, उन्हें अलग होने या कम प्रदर्शन करने के बजाय फलने फूलने में सक्षम बनाता है। साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड सुनिश्चित करना शैक्षणिक परिणामों पर बहुत ही संकीर्ण रूप से केंद्रित है और वास्तविक विकास के बजाय अव्यवस्थापक प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। भावनात्मक जरूरतों पर संज्ञानात्मक को प्राथमिकता देना बच्चे को समग्र विकास की उपेक्षा करता है, जिससे तनाव या सामाजिक अलगाव हो सकता है। विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करने से रचनात्मक सोच सीमित हो सकती है और अन्वेषण के अवसरों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिस पर यहाँ से शिक्षार्थी फलते फूलते हैं। इसलिए सही उत्तर है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और रुचि रखने वाले रखें। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करना चाहिए। छात्रों के जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण करके अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षार्थियों को किस प्रकार निपटना चाहिए। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके कक्षा में छात्र की असफलता को केवल बच्चे की क्षमता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सीखने को माहौल और शिक्षण पद्धतियों का पूर्ण मूल्यांकन करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों की गंभीर जांच शिक्षकों को यह प्रतिबिंबित करने की अनुमति देती है कि क्या उनकी शिक्षण विधियाँ कक्षा में प्रचलित कार्य प्रणाली या मूल्यांकन तकनीक सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशी और प्रभावी है। यह उन्हें यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या सामग्री सुलभ हुई, निर्देश स्पष्ट थे और क्या विविध सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया गया था। यह प्रक्रिया निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देती है और एक अधिगम सहायक सीखने का माहौल बनाती है, जहाँ छात्रों को सफल होने के समान अवसर दिए जाते हैं। अपनी रणनीतियों को अपनाकर शिक्षक अपनी कक्षा में विविध आवश्यकताओं को बेहतर ढंग
से पूरा कर सकते हैं। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का प्रसारण सीखने में सुधार के बजाय बुद्धि के लेबल करने पर केंद्रित है और छात्र की वास्तविक क्षमता या चुनौतियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। जाति की पहचान करना और जिम्मेदारी को माता पिता पर स्थानांतरित करना पूर्वाग्रह को पेश करता है और कक्षा के भीतर सीखने का समर्थन करने में शैक्षिक की भूमिका को नजरअंदाज करता है। सुधारना और अति सुधार करने के दबाव बन सकता है, आत्मविश्वास को नुकसान पहुंच सकता है और वास्तविक समझ और सुधार के बजाय असफलता के डर से जन्म दे सकता है। रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित हैं। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की अतिरिक्त अभिप्रेरणा है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। रचनावादी अधिगम सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शिक्षार्थी अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ पूर्व ज्ञान उस आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर नई अवधारणाएं बनती हैं। पूर्व ज्ञान संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मानसिक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो छात्रों के नई जानकारी को समझने में मदद करता है। जब शिक्षार्थी नई सामग्री को उससे जोड़ सकते हैं जो वे पहले से जानते हैं तो वे आवश्यकता के अधिक गहराई से समझते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से बनाए रखते हैं। यह ब्रिजिंग प्रक्रिया सार्थक अधिगम का समर्थन करती है, जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और छात्रों को विभिन्न संदर्भों में ज्ञान को लागू करने की अनुमति देती है। यह शिक्षार्थियों को ऐसे निर्देशों को डिजाइन करने में भी मदद करता है जो छात्रों की पृष्ठभूमि और अनुभवों से जोड़ते हैं, जिससे सीखना अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बन जाता है। यह कहना कि पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है इसकी प्रासंगिकता को सीमित करता है और क्षमता की परवाह किए बिना सभी छात्रों के लिए इसके मूल्य को अनदेखा करता है। पूर्व ज्ञान को केवल आंतरिक प्रेरणा से जोड़ने से सभी छात्रों के लिए सीखने में शामिल व्यापक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा होती है, जबकि पूर्व ज्ञान से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्व ज्ञान सीखने में बाधा डालता है, बल्कि यह शिक्षकों को गलतफहमियों को दूर करने और वैचारिक परिवर्तनों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रासंगिक बिंदु देता है। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित
साथी बनने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके सभी सीखने के कार्य के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपृष्ठ और ग्रेड प्रदान करके सभी सीखने के कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करके एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके रचनावादी कक्षा में सीखने को एक सक्रिय और छात्र केंद्रित प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों को अपनी सीखने की यात्रा का प्रभार लेने के लिए व्यवस्थक बनाना है। छात्रों को अपनी सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देने में आवश्यक है। यह दृष्टिकोण छात्रों को अपने काम की योजना बनाने प्रेरित रहने और अपनी सचमार प्रगति पर प्रतिबंधित करने में मदद करता है। रचनावादी परिवेश में शिक्षक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो शिक्षार्थियों को स्वायत्तता, निर्णय लेने के कौशल और अपनी शिक्षा पर स्वामित्व की भावना विकसित करने के सहायता करता है। यह कौशल न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि छात्रों को कक्षा से परे आजीवन सीखने के लिए भी तैयार करते हैं। विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना छात्र सहायता को सीमित करता है और अन्वेषण या स्वतंत्र सोच को हतोत्साहित करता है। बार बार प्रतिक्रिया मूल्यवान है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रतियोगिता को प्रेरित करने के लिए सहयोग और व्यक्तिगत विकास को कम करता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से संरचना में मदद मिल सकती है, लेकिन छात्र की भागीदारी के बिना लगाए जाने पर यह स्वामित्व और जुड़ाव को कम कर सकता है। इसलिए सही उत्तर छात्रों को अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने और स्वनियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और क्या सीखना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अभिकथन: एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। गलत ही सही है और गलत। शिक्षा में विशेष रूप से मध्य विद्यालय स्तर पर प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों को समग्र रूप से समझना आवश्यक है। इसके अवसर से
परिवारों और समुदायों के साथ जुड़ना शामिल होता है। माता पिता के साथ नियमित संपर्क रखने वाला शिक्षण छात्रों की पृष्ठभूमि, सीखने की आवश्यकताओं और सामाजिक संदर्भों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मान्य और प्रभावी अभ्यास है। यह एक सहायक कक्षा वातावरण बनाने में मदद करता है और घर और स्कूल के प्रयासों को संरेखित करता है। हालांकि यह विचार किसी की समुदायों को निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं। समस्या समग्र है, जबकि सामुदायिक भागीदारी मूल्यवान और पाठ्यक्रम को निर्देशित करना उनकी भूमिका नहीं है। यह जिम्मेदारी सभी छात्रों के लिए एक संतुलित और समान शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक विशेषज्ञों और शासी निकायों की है। विद्यार्थी को समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। समाधान विश्लेषण, अभिविसार, मौखिक सदस्यतात्मक विश्वास, पारस्परिक कार्यक्रम, स्थिरता, आपसारी शिक्षार्थियों को समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। मौखिकरण, सदस्यात्मक समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें किसी स्थिति का विश्लेषण करना, संभावित समाधानों की पहचान करना और सबसे प्रभावी समाधान चुनना शामिल है। मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और सर्जयत सोच को बढ़ावा देना विद्यार्थियों का समस्या समाधान कौशल को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। मौखिक अभिव्यक्ति में छात्रों द्वारा अपनी सोच प्रक्रियाओं को जोर से समझना शामिल है, जो न केवल उनके तर्क को स्पष्ट करता है बल्कि समझ में त्रुटियों या अंतरालों की पहचान करने में भी मदद करता है। सादृश्यक सोच छात्रों को ज्ञान, स्थिति और नई समस्याओं के बीच समानताएं स्थापित करने की अनुमति देती है, जिससे संदर्भों में ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। यह अभ्यास शिक्षार्थियों को अपरिचित चुनौतियों का सामना करते समय गहरी अंतर्दृष्टि और अनुकूलन रणनीतियों के विकसित करने में सक्षम बनते हैं। साधन, उद्देश्य, विश्लेषण और अभिसारी सोच समाधानों और लक्ष्य निर्धारण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन रचनात्मकता और लचीलेपन को सीमित कर सकते हैं। विश्वास दृढ़ता में विपरीत साक्ष्य के बावजूद मौजूदा विश्वासों से चिपके रहना शामिल है, जो समस्या समाधान का समर्थन करने के बजाय बाधा डालता है। कार्यात्मक स्थिरता और अपसारी सोच परस्पर विरोध है। कार्यात्मक स्थिरता रचनात्मकता को प्रतिबंधित करती है, जबकि अपसारी सोच कई विचारों को उत्पन्न करने को प्रोत्साहित करती है।
अन्वेषण अधिगम में छात्र पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्वेषण अधिगम और रचनावादी निर्देशात्मक दृष्टिकोण है, जहाँ शिक्षार्थी सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, आवश्यकताओं का पता लगाते हैं और जानकारी को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय अपनी खुद की समझ का निर्माण करते हैं। अन्वेषणात्मक अधिगम में छात्र विचारों के अन्वेषण और हेर फेर के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें केवल तथ्यों या प्रक्रियाओं को बताए जाने के बजाय जांच करने, प्रयोग करने, प्रश्न पूछने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी पहले से ही जो जानते हैं उससे नए ज्ञान को जोड़कर वैचारिक समझ का निर्माण करते हैं। शिक्षक की भूमिका इस पत्र को सुगम बनाना है, ऐसे उपकरण और वातावरण प्रदान करना है स्वतंत्र सोच और खोज का समर्थन करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास रटने और पुनरावृत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि अन्वेषणात्मक अधिगम की खोज प्रकृति पर। दुनिया में लगातार नई खोजें करना अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और हमेशा परिणाम नहीं होता है। सीखना अक्सर वृद्धिशील होता है। पूर्वाभ्यास को खोज के साथ मिलाना अन्वेषणात्मक अधिगम के मूल सिद्धांत को गलत समझता है, जो पुनरावृत्ति और अंतर्दृष्टि पर जोर देता है। यह महसूस करते हुए कि रमेश विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है, रमेश आगे पढ़ने का फैसला करता है ताकि वह बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश कौन सी सीखने की रणनीति का उपयोग कर रहा है? आलंबन, स्मृति सहायता विधि, पूर्वाभ्यास, अधिसंज्ञान। यह महसूस करते हुए कि रमेश विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है, रमेश आगे पढ़ने का फैसला करता है ताकि वह बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश कौन से सीखने की रणनीतियों का उपयोग कर रहा है? अधिगम रणनीतियों ऐसे तकनीकों या तरीकों हैं जिनका उपयोग छात्र ज्ञान की समझ, अवधारणा और अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए करते हैं। रमेश अधिगम रणनीति के रूप में मोटे संज्ञान का उपयोग कर रहा है क्योंकि वह विज्ञान की अवधारणाओं को समझने में अपनी कठिनाइयों पर सचेत रूप से विचार कर रहा है और इससे पीछे के कारण की पहचान कर रहा है, जो ध्यान की कमी है। कक्षा के आगे अपनी
बैठने की स्थिति बदलने का निर्णय लेकर वह ध्यान और समझ में सुधार के लिए सक्रिय रूप से अपने सीखने के माहौल को नियंत्रित कर रहा है। यह आत्म जागरूकता को सीखने को बढ़ाने के लिए रणनीति का जानबूझकर समायोजन मोटा संज्ञानात्मक व्यवहार में मुख्य विशेषता है। पहला, स्कैफोल्डिंग में शिक्षक या सहकर्मी से बाहरी समर्थन शामिल होता है ताकि शिक्षार्थी को प्रगति करने में मदद मिल सके। जो यहाँ मेरे मामला नहीं है। स्मृति सहायक निमोनिक्स से सूचनाओं को याद रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मृति सहायक हैं, न कि ध्यान या एकाग्रता में सुधार के लिए रणनीतियाँ। पुनरावृत्ति में जानकारी को याद रखने के लिए इसे दोहराना शामिल है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब या आत्म नियम शामिल नहीं है।